अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करें कार्बोहाइड्रेट, इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट्स 7 चैप्टर का नाम है। उसके बाद हम बात करेंगे कार्बन के 3 होंगे तो हमारे पास ट्रायोजीज हो जाएंगे, 4 कार्बन टेट्रोजीज, 5 कार्बन पेंटोजीज, 6 कार्बन है तो हेक्सोजीज हो जाएंगे, 7 कार्बन में हेप्टोजीज आ जाएंगे और 9 कार्बन नोनोजीज। इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम बताएंगे जो मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा ना मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में, तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ठीक है, ये सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इससे मिस करेंगे। आगे जो मेन टॉपिक आता है आपका वो आता है डाइटरी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। डाइजेस्ट कैसे हो रहे हैं डाइटरी कार्बोहाइड्रेट ना, तो हम बताएंगे जो प्रिंसिपल साइट है ना कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए, वो हमारे पास माउथ आती है और साथ में इंटेस्टाइनल ह्यूमर आती है। मतलब माउथ और इंटेस्टाइन के अंदर मेनली हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट हमें इंजेस्ट कर रहे हैं वो वहाँ पे जाके होंगे डाइजेस्ट। ठीक है, अब वो बता रहा है कि हमारे पास ना जिनकी जो डाइजेशन होती है ना वो कटाइज कौन से एंजाइम होता है, ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलिसिस, या जिन्हें ग्लाइकोसाइडेसिस भी कहते हैं। ये हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बोन जो आप पीछे पड़ गए हैं ना कार्बन कार्बन के दौरान, उन्हें ब्रेक करेंगे। ठीक है, वो अब जो हमारे पास हम वो कह रहे हैं मोनोसेकेराइड ले रहे होते हैं ना जो डाइट के अंदर, लाइक हमारे पास एनिमल सोर्स है या उनका प्लांट सोर्स है, उन्हें कौन तोड़ा होगा, प्राइमली एंडोग्लाइकोसाइडेसिस। ठीक है, एंडोग्लाइकोसाइडेसिस वो तोड़ेंगे हमारे पास इन मोनोसेकेराइड्स को। अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड होते हैं ना उन्हें डाइसेकेराइडेसिस तोड़ेंगे। ठीक है, वो उसके बाद हमारे पास हाइड्रोलाइज्ड ट्राई एंड डाइसेकेराइड्स मैंने पहले बता चुका हूँ आपको। अब अगर जो ग्लाइकोसाइडेसिस है ना ये स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, अब फाइनल पर जो प्रोडक्ट होते हैं ना मतलब हमने ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलेज भी यूज़ करवा लिया, हमने सिंपल डाइसेकेराइडेसिस भी करवा लिया यूज़, तो इनका फाइनल जो प्रोडक्ट होगा ना वो बता रहा है वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो माउथ से आ रहा होता है आगे, वो मोनोसेकेराइड हो, ग्लूकोज होगा, गैलेक्टोज होगा, फ्रुक्टोज होगा। मतलब हमने कार्बोहाइड्रेट जितना मर्जी सोर्स लिया था ना उसे हम तोड़ के मेन इन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, जो कि इजीली हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम करेंगे स्लाइवरी अल्फा माइलेज। अब मतलब जब हमने खाना खाया ना तो हमारे सबसे पहले जो एंजाइम मतलब कार्बोहाइड्रेट के तोड़ने के लिए आया वो हमारे पास अमाइलेज आएगा। स्लाइवा के अंदर होगा तो स्लाइवरी माइलेज हो गया। अब वो कह रहे हैं जो डाइटरी हम पॉलीसेकेराइड ले रहे होते हैं ना, जो मेनली प्लांट से आते हैं वो हमारे पास स्टार्च होता है, जो एनिमल से आ रहा है वो ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, अब जब हम मेस्टिकेशन या च्यूइंग के दौरान मतलब जब चबा रहे होते हैं तो तब हमारे पास स्लाइवरी अल्फा माइलेज रिलीज होता है। वो हमारे पास स्टार्च या ग्लाइकोजन हमारे पास जो यहाँ से भी आ रही थी उसके ऊपर एक्ट करके उनके अल्फा 1 4 बॉन्ड ब्रेक कर देगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमारे पास हमारे ह्यूमंस के अंदर क्या है, हम 1 4 से मतलब फर्दर इसे ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब अल्फा 1 4 या बीटा 1 4 एंडो ग्लूकोसाइडोसिस के आगे इससे फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, वी आर अनएबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज। हम सेलुलोज को क्यों डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उसके बीटा 1 4 बॉन्ड होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये एमसीक्यू आ सकता है, क्योंकि हम इससे फर्दर से ब्रेक कर नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कह रहा है बिकॉज जो ब्रांच अमाइलो, अब वो आगे अमाइलोपेक्टिन पे आ रहा है कि जो अमाइलोपेक्टिन होती है ना एंड ग्लाइकोजिन, इनके पास अल्फा 1 6 बॉन्ड होते हैं, जो अल्फा 1 6 बॉन्ड को भी हमारे पास स्लाइवरी माइलेज नहीं ब्रेक कर पाएगा। एक ये चीज़ याद रखनी है, और उसके बाद बाकी सारे हैं ना उन्हें हम ब्रेक करवा लेंगे, और ब्रेक करवाने के बाद हमारे पास जैसे डाइजेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर जो डाइसेकेराइड हम ले रहे होते हैं ना आर आल्सो प्रेजेंट एज टू रेजिस्टेंट टू अल्फा माइलेज। मतलब कुछ चीज़ें जो मतलब अल्फा माइलेज से नहीं टूट पाएंगी ना वो फर्दर आगे मूव कर जाएंगी। आगे वो गिवन थी लाइक डाइसेकेराइड्स का बताया गया है, उसके बाद हमारे पास माइलोपेक्टिन वगैरह का बताया गया था, उसके बाद अनब्रांच हमारे पास ओलिगोसेकेराइड्स वगैरह जिन्हें हम कहते हैं डेक्स्ट्रिन। ये डेक्स्ट्रिन मतलब वो चीज़ें हैं मतलब जो अल्फा माइलेज से टूटने के बाद जो चीज़ें बच गई हैं ना वो आगे ये मूव कर जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे हमारे पास पैंक्रियाटिक अल्फा माइलेज की बात करेंगे। मतलब देखें, जब हमने खाना खा लिया वो स्टमक के अंदर आया, स्टमक से आगे होता हुआ जब वो इंटेस्टाइन के अंदर आएगा ना तो पैंक्रियास की सेक्रेशन आएंगी। अब यहाँ से सलाइवा मुंह के अंदर हमने पढ़ा था स्लाइवरी माइलेज, और पैंक्रियास से पढ़ेंगे पैंक्रियाटिक माइलेज आएगा। अब वो जो हमारे पास जो एस्टिक जो देखिए जो स्टमक के अंदर कंटेंट आता है ना, मतलब बस खाना वगैरह खा लेते हैं जब वो स्टमक के अंदर आता है, वहाँ से आगे वो मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना एस्टिक खाना आएगा तो वो तो हमारे पास अल्सर काज करवा देगा। तो इसलिए हमारे पास ना वो न्यूट्रलाइजेशन के लिए ना पैंक्रियाज अपनी सेक्रेशन भेजता है। ठीक है, तो आगे फर्दर अगले चैप्टर्स में है, ये और डिटेल्स में हम जा रहे हैं। आगे इंटेस्टाइनल जो डाइसेकेराइडेसिस मतलब हम जो डाइसेकेराइडेसिस प्रेजेंट है ना उनके काम का बताएंगे कि जो हमारे पास देखिए यहाँ से चीज़ें बच के आ रही थी ना उन्हें भी तो हमने ब्रेक करवाना है ना, ब्रेक डाउन उनकी करवानी है, तो हमें उन्हें तोड़ने के लिए हमारे पास स्पेशल मतलब डाइसेकेराइडेसिस चाहिए होते हैं। अब वो कह रहे हैं जो हमारे पास डाइजेस्टिव प्रोसेस में जितना डाइजेशन हो रही होती है वो मेनली कहाँ पे हो रही होती है, हमारे पास मिकोजल लाइनिंग ऑफ ड्यूडेनम में या अपर जेजुनम में, और बाकी फर्दर उसके अंदर अब्जॉर्ब हो रही होगी मतलब आइलियम वगैरह में ना। ठीक है, अब वो बता रहा होगा लाइक हमारे पास यहाँ पे डाइसेकेराइडेसिस होंगे, लाइक हमारे पास आइसोमाल्टेज होगा, वो हमारे पास 1 6
बॉन्ड तोड़ेगा आइसोमाल्टोज़ के, मतलब आइसोमाल्टेज़ है तो आइसोमाल्टोज़ को तोड़ेगा। उसके बाद जो माल्टेज़ है उसने माल्टोज़ को ब्रेक करना है 1,4 बॉन्ड। उसके बाद हमने याद रखना है कि सुक्रेज़ है ना, उसने 1,2 बॉन्ड सुक्रोज़ के तोड़ने हैं। उसके बाद हमारे पास याद रखना है कि हमारे पास लैक्टेज़ होता है जिसने क्लीव करना है बीटा 1,4 बॉन्ड्स लैक्टोज़ के। उसके बाद ट्राइहेलेज़ है, उसके अल्फ़ा 1,1 डाइसैकराइड्स मतलब ट्राइहेलेज़ के तोड़ने हैं, ठीक है। मेनली जो हमने एक सिंपल कॉन्सेप्ट या रट्टा बना के याद करें कि पहले 1,6 टूटेंगे, फिर 1,4, 1,2 और 1,1। इस तरीके से अगर हम याद करेंगे तो इंशाल्लाह हमें नहीं भूलेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ना, ये हमारे पास सिंपल भी प्रोसेस दिखाया गया है कि हमने कोई भी स्टार्च, लैक्टोज़ या ग्लूकोज़ सुक्रोज़ वगैरह ले ली थी। अब स्लाइवरी माइलेज उनको ब्रेक किया और हमारे पास जितना तोड़ सका था वो तोड़ के डेक्स्ट्रिन वगैरह हमारे पास बच गए। अब हमारे पास स्टमक के अंदर जब ये सारा कुछ आया ना, तो ये स्लाइवरी माइलेज था ना, यहाँ पे आके इनएक्टिव हो गया। उसके बाद मतलब पैंक्रियाटिक माइलेज ने एक्ट किया और वो आइसोमाल्टेज़ माल्टेज़ हमने पहले पढ़ लिया, इसके बारे में भी पीछे से पढ़ के हैं। ठीक है, अब हमारे पास अब्ज़ॉर्प्शन कैसे होनी होती है? जो हमारे पास इतना कुछ आ रहा है, मतलब अपर जेजुनम अब्ज़ॉर्ब करते हैं बल्क ऑफ मोनोसैकेराइड्स वगैरह, जो मतलब अपर जेजुनम के अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। अब वो बता रहे हैं डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं। लाइक हमारे पास एक होता है, हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। एक होती है सिम्पोर्ट होती है, मतलब सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के जरिए में सोडियम डिपेंडेंट होती है, एक होती है सोडियम इंडिपेंडेंट। सोडियम जो डिपेंडेंट होती है ना, वो हम कैसे करेंगे, मतलब ये सोडियम ग्रेडियंट एक बनेगा बाय सोडियम पोटाशियम एटीपीएस। उसके बाद मूव सोडियम आउट एंड इंटायरोसाइड। मैं आपको अच्छे से बताता हूँ ये होता कैसे है। जो हमारे पास प्रेजेंट होता है ना, हमारे पास ग्लूकोज, अब हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। अब इन्होंने सोडियम ग्लूकोज इसमें सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर होते हैं हमारे पास प्रेजेंट बॉडी में। तो इन्होंने क्या करना, ये हमारे पास ब्रश बॉर्डर है हमारे पास इंटेरोसाइट्स का ना, मतलब इंटेस्टाइन का। तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जब मूव करना है ना अंदर, तो सिम पोर्ट के जरिए, मतलब जो सिम पोर्ट हो रही होती है ना इनकी, मतलब ये सोडियम भी इनके साथ मूव करेगा। जब ग्लूकोज या ग्लैक्टोज अंदर जाएंगे तो सोडियम ऑटोमेटिकली अंदर मूव करेगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि सोडियम डिपेंडेंट है, ठीक है। जब ये अंदर आ जाएगा ना, तो ये यहाँ पे आके मतलब स्टोर वगैरह होगा इंटेस्टाइन के अंदर। तो आगे इंटेस्टाइन जब अब्जॉर्ब होगा वो आगे सर्कुलेशन में चलेगा, वो आगे बात की बात है। लेकिन जो सोडियम अंदर आया ना, उसने सोडियम पोटाशियम एटीपीएस के, मतलब सोडियम जब 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटाशियम अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे सोडियम एटीपी यूज हो रही होगी, इस एटीपी के जरिए ना, मतलब सोडियम पोटाशियम एटीपीएस के जरिए जो अंदर सोडियम बाहर से आया था ना, उसे बाहर दोबारा निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये होगी हमारे पास ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की। लेकिन हमारे पास एक होता है फ्रुक्टोज, जो अब्जॉर्प्शन होती है ना, वो हमारे पास सोडियम इंडिपेंडेंट मोनोसैकेराइड मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, जिसे हम कहते हैं GLUT5। उसके बाद वो आगे छोड़ भी दें तो ये हमारे पास दिखाया गया है, जो हमारे पास फ्रुक्टोज होता है ना, फ्रुक्टोज इसके अंदर मतलब इसने कोई सोडियम के जरिए नहीं, मतलब डायरेक्टली अब्जॉर्ब बना है GLUT5 से, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 5। उसके बाद ये अंदर आ जाएंगे, बाद में सर्कुलेशन के अंदर चल जाएंगे और ये बाहर निकलने के लिए एक चैनल यूज़ करते हैं। ये MCQ भी आता है कि मतलब जब वो एक बार अब्जॉर्ब हो जाएंगे मतलब इंटेस्टाइन के अंदर, तो बाद में बाहर कैसे निकलेंगे, तो वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 होता है हमारे पास, उसके लिए निकलेंगे। आगे हमारे पास अब नॉर्मल जो डिग्रेडेशन डाइसैकराइड्स, मतलब डाइसैकराइड्स हमने ले लिया, उनके अब नॉर्मल डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर उनके मतलब कोई ना कोई एंजाइम मिसिंग है ना, तो उसकी वजह से हमें कोई ना जिस वो मतलब एंजाइम मिसिंग है ना, लाइक हमारे पास सुक्रेज मिसिंग है तो सुक्रोज नहीं टूट पाएगी, आइसोमाल्टेज मिसिंग है तो आइसोमाल्टोज नहीं टूट पाएगी। इसी तरह हमारे पास ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप खुद पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम मूव करेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस, मतलब लैक्टोज है ना, तो सिंपल लैक्टेज नहीं है जो लैक्टोज को ब्रेक नहीं कर रहा, तो हमारे पास इंटॉलरेंस हो रही है, ठीक है। अब वो बता रहा है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो एज डिपेंडेंट जो लैक्टेज की डेफिशिएंसी होती है ना, वो हमारे पास 2 ईयर्स के बाद स्टार्ट होते हैं। मतलब जब लैक्टोज की डाइट लेते हैं ना, उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाती है, मतलब इसकी डेफिशिएंसी के मतलब हमें साइड इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या क्या होता है इसमें, क्या होता है कि जो हमारे पास ना क्रोमोसोम 2 होता है, वो उसने हमें मेनली करवाना होता है, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ लैक्टेज को कंट्रोल करवाता है। मतलब हमारे पास 2 हम इसे कहते हैं मेनली कि क्रोमोसोम 2 के ऊपर इसका जीन पड़ा होता है, जो उसने कंट्रोल करवाना होता है लैक्टेज की मतलब प्रोडक्शन को, ठीक है। अब ना जब वो मिसिंग होगा ना, तो क्या होगा, देखिए आमतौर पर क्या होता है, जो हमारे पास लैक्टोज होता है ना, लैक्टोज ने ब्रेक बनाना था ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर, जब हमारे पास लैक्टेज होता है। लेकिन जब लैक्टेज नहीं ना होगा, तो उसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करेंगे। बैक्टीरिया एक्ट करने के बाद उसे मतलब एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हमारे पास लैक्टिक एसिड वगैरह में कन्वर्ट कर देंगे और हाइड्रोजन वगैरह में, ठीक है। अब ये सारा कुछ जब होगा ना, तो क्या होगा कि ये मतलब सारा जब इतना कुछ होगा, तो इंटेस्टाइन ना बाहर निकालने के लिए ना सारा का सारे मतलब वाटर जो इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होगा, वो जो इनकी तो बाहर निकालेगी। और हमें मतलब इन सब को बाहर निकालने के लिए जब वाटर इतना ज़्यादा आएगा ना, तो सिंपल डायरिया हो जाएगा, ठीक है। आगे बता रहे हैं, अब इनमें ट्रीटमेंट ये है कि हम जो मतलब लैक्टोज वाली चीज़ें ना वो छोड़ देंगे,
उसके बाद हम ये करेंगे जो लैक्टोज़ ट्रीटेड प्रोडक्ट जिसके अंदर लैक्टोज़ नहीं होगा वो यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम लाइक अगर कोई बच्चा वगैरह है तो हम ओरल ड्रॉप्स मिल जाते हैं आजकल, जिसके अंदर ओरल ड्रॉप्स देते हैं खाने से पहले, लैक्टोज़ देने से पहले बच्चा ओरल ड्रॉप्स ले लेता है। अगर बड़ा है तो मतलब लैक्टेज़ की टैबलेट मिल जाते हैं, लैक्टेज़ मतलब पहले वो लैक्टेज़ ले लेता है, बाद में फिर लैक्टोज़ को खा सकता है, ठीक है। अब सुक्रोज़ आइसोमाल्टेज़ मतलब एसआई डेफिशिएंसी के अंदर भी सेम मतलब सुक्रोज़ आइसोमाल्टेज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो सुक्रोज़ आइसोमाल्टेज़ ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। इसमें भी मतलब बताएगा कि जो ये मतलब होमोज़ाइगस म्यूटेशन होती है, ये एसिड डेफिशिएंसी, ठीक है। ओस्मोटिक डायरिया हो जाएगा इसके अंदर, मैंने आपको बताया डायरिया क्यों होगा, माइल्ड स्टियोटेरिया, इरिटेबिलिटी, वोमिटिंग वगैरह हो सकती है। हेटेरोज़ाइगस की कंडीशन के अंदर क्या होगा, मेरा क्रोनिक डायरिया होगा, एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग वगैरह। ट्रीटमेंट दोनों के अंदर हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करवा सकते हैं। उसके बाद डायग्नोसिस कैसे करवाते हैं, मतलब एक पेशेंट आपके पास आ गया, आपने सिंपल क्या करना है कि उसे अगर किसी को देखना है कि उसे है कि नहीं, मतलब लाइक एक बंदे में देखना है कि लैक्टेज़ की डेफिशिएंसी है कि नहीं। उसके मैं सिंपल लैक्टोज़ दूँगा उसे, लैक्टोज़ देने के बाद मैं थोड़ा देर उसका वेट करूँगा। मतलब लैक्टोज़ अगर लैक्टेज़ है नहीं है, तो वो लैक्टोज़ जब मैं दूँगा उसे, तो वो ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो वो ब्रेक नहीं हो पाएगा तो सिंपल हमारे पास ना हाइड्रोजन बढ़ जाएगी, हमारे पास जो यहाँ पे हमने पढ़ा था प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन बढ़ जाएगी। उसके बाद हमारे पास बॉडी के अंदर ना इसका मेटाबॉलिज़्म नहीं हो पाएगा, तो डायरिया, ब्लोटिंग वगैरह, एब्डोमिनल पेन वाला स्टार्ट हो जाएँगी। तो वो हमारे पास ये टेस्ट हो लाइक हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट होता है, उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास डेफिशिएंसी है कि नहीं। तो ये चैप्टर अभी हम यहीं पे खत्म करते हैं।